रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल है जिसका नाम सरमत है। इसको सनत 2 के नाम से नाटो कंट्रीज जानते हैं और यह दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर हमला करने में सक्षम है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए, ये जब मिसाइलों का परीक्षण होता है तो मिसाइलों का परीक्षण होता कैसे है? मतलब इतना दूर जाकर के बम फोड़ सकेगी, ये किसको पता है कि ये सही जगह जाके गिरेगी कि नहीं गिरेगी? हो सकता है कि ये फर्जी निकल जाए, कहीं रास्ते में फट जाए, कोई गारंटी है क्या इस बात की? जी हाँ, अभी हम आपको वो भी बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा सरमत का एक और नाम दैट इज सैटर्न 2 और RS-28 है ना, ये याद रखना। सरमत इसको रशिया वाले बोलते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी स्टोरी है कि रशियंस इसको सरमत क्यों बोलते हैं। चलो पहले वो जान लो, फिर आगे बताएंगे। असल में क्या है कि जो सरमत है ना, ये जो USSR हुआ करता था, USSR का वो हिस्सा जो आज यूक्रेन बन गया, वहां पर एक विशेष प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड पाई जाती है। आपको मालूम होगा स्टेपीज करके अपन लोग जंगल पढ़ते हैं, स्टेपीज सवाना, आपको याद होगा ना। तो अब जंगल क्या मतलब, ग्रास लैंड पढ़ते हैं स्टेपी प्रकार की। तो स्टेपी प्रकार की ग्रास लैंड में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ट्राइब है, उसका नाम सरमत है। आप पूछेंगे कि ट्राइब के ऊपर इसने नाम सरमत क्यों रख दिया, इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। असल में इस ट्राइब को इनविंसिबल माना जाता था, यानी ये ट्राइब जहां गई वहां पर कब्जा ही करती थी, इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो इस नाम से इसने मिलता जुलता नाम अपनी का नाम क्या रख दिया, सरमत रख दिया। वहीं पर जो नाटो कंट्रीज हैं वो इसे सातन सेकंड के नाम से या RS-28 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल, सर एक बात बताओ, कहीं जाके फटी, हमको क्या पता, कोई टारगेट था क्या इसका? इन्होंने खुद के ऊपर चेक कैसे किया? तो चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ड्यूरेशन जो डिस्टेंस ये तय कर सकती है वो तो 11,000 से 18,000 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन जब रशिया ने इसे टेस्ट किया तो अपने ही नॉर्थ वेस्ट रशिया में एक जगह है जिसका नाम है प्लास्टस्क, प्लास्टिक करके याद रख लीजिए आप। इस प्लास्टिक नामक जगह जो कि इसके उत्तरी पश्चिमी किनारे पर है रशिया के, वहां से इसे चलाया रशिया के दूसरे कॉर्नर पर जो कि पूर्व में स्थित है, जिसका नाम है कामचटका पेनिनसुला, वहां पर इसे चलाया। यानी कि देखो, आप इस मैप से समझने का प्रयास करो कहां से चलाया गया है। ये रशिया का एक कॉर्नर है, ठीक है ना। आप सोचिए यहां मास्को है, इसके जस्ट उत्तर की जगह से ये चलाई गई है। यहां से 3600 मील दूर यानी 6000 किलोमीटर दूर अपने एक पेनिनसुला पर, क्योंकि रशिया तो खुद ही इतना बड़ा है। अब सोचो कि जो यहां पर चढ़ा सकता है वो तो भाई थोड़ी ही देर बाद में इधर कुदा दिया तो पूरा कनाडा पे चला गया, इधर कुदा दिया तो यूरोप तबाह हो गया, इधर कबा दिया तो कहीं अमेरिका चला गया, कहीं भी जा सकता है फिर, है ना। तो इस प्रकार से इसने अपने ही लैंड पर इसको चलाकर प्रैक्टिस किया है, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो अपने ही देश में चला के देखा गया, सिमुलेशन नहीं किया गया है कि साहब किसी लेबोरेटरी में चला के देख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कितना घातक हथियार है जिसको लेकर के दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। टेक्निकली कहा जा रहा है कि 1800 माइल्स तक तो ये आराम से मार कर सकती है, इसके बारे में ये बात पता चल रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर एक बात बताओ, ये इस कॉन्टिनेंट से यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट से निकल करके मान लो अफ्रीका पर गिरती है, ऑस्ट्रेलिया पर गिरती है, अमेरिका पर गिरती है, उत्तरी अमेरिका पे, दक्षिणी अमेरिका पर, अगर एक कॉन्टिनेंट से निकल के दूसरी कॉन्टिनेंट पर जाकर गिरती है तो ऐसी मिसाइल को क्या कहेंगे? भैया ऐसी मिसाइलों को ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में अगर यह मिसाइल इस प्रकार की आकृति लेकर के गिरती है, यानी कि परवलयाकार आकृति ले जा करके पैराबोलिक पाथ अपना करके अपना टारगेट मैच करती है, तो ऐसी मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है और संयुक्त रूप से इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सर हमको तो पता है कि हमारे पास जो हमारी अग्नि मिसाइल है, अग्नि 5 जो है वो तो ICBM है, बिल्कुल सही है। सर हमको तो ये भी पता है कि ICBM चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, तो फिर इसकी ICBM डिफरेंट कैसे हो गई? बहुत बड़ा बात है भाई ये। तो इसका मतलब ये है कि एक बात को यहां पर बहुत अच्छे से समझ में होगा कि भाई अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इनके पास भी है, इंडिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो फिर ये दुनिया की सबसे बेस्ट कैसे हो गई, है ना। इसका मतलब तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई। तो देखो बेटा, असल में मिसाइल होती क्या है, एक रॉकेट है जी, आप ये समझिए कि एक रॉकेट है और उस रॉकेट को आपने चलाना है। अब वो रॉकेट अपने ऊपर कितने बढ़िया तरीके के वार हेड ले जा सकता है, उसी आधार पर डिसाइड होता है कि वो मिसाइल कितनी अच्छी है। मिसाइल जो है ना वो वार हेड प्लस रॉकेट का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो रहा वार हेड और ये रहा मिसाइल, इन दोनों को कई संयुक्त रूप से आप मिला दोगे ना, मतलब सॉरी रॉकेट और वार हेड को मिला दोगे तो मिसाइल बन गया। अब इस वार हेड में आपने न्यूक्लियर मटेरियल रख के भेजा, अब वो कितना बड़ा न्यूक्लियर मटेरियल ले जा सकता है इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वो कितनी बड़ी मिसाइल है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, इसके पास जो वार हेड ले जाने की क्षमता है वो दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा है, नंबर 1।
इसकी जो गति है वो दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा है। लिक्विड फ्यूल से चलने वाली ये मिसाइल सिस्टम है। इसके अंदर जो मिसाइलें निकल करके गिरेंगी, यानी इसमें से जो बॉम्ब निकल के गिरेंगे, आप उनको भी मैनूवर कर सकते हैं। मैनूवर का मतलब हुआ उनकी दिशाओं को भी दाएं बाएं बदल सकते हैं। ये बात बहुत बड़ी होती है। यानी कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अपने द्वारा 10 से ज़्यादा जगह बम फोड़ सकती है। इसका रियल प्रैक्टिकल करके ब्रिटिश ने, रशिया ने देख लिया है। अब दुनिया को यह कह दिया है कि बेटा अगर ये चलाया गया तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अब आपने देखा होगा कि ये जहाँ से चलाई गई है उसको देख करके फीलिंग आ रही है, देखो ये रियल में चली है और रियल में चल करके और फिर जा करके ये काम चटका पर गिरी है। आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, सर निकलती हुई तो दिख रही है, सर जहाँ गिरी होगी वो तो तबाह हो गया होगा। जब ये ब्रिटेन जैसी जगह को खत्म कर सकता है तो ये जब काम चटका वाली जगह पर गिरा होगा जो कि इसी का हिस्सा है, वो तो खत्म हो गया होगा। नहीं भाई, खत्म नहीं हुआ। इसके वार हेड में, वार हेड का मतलब समझ रहे हैं, फिर से समझिए, ये रॉकेट है, इस रॉकेट के ऊपर का जो कैप है ना, इसमें अभी परमाणु बम रखकर नहीं भेजा गया है। असल में ये परीक्षण किसका हुआ है? इस रॉकेट वाले हिस्से का परीक्षण हुआ है। इसमें अगर आप वॉर हेड रखकर भेज देते, न्यूक्लियर मटेरियल रखकर भेज देते, तो इसका मतलब ये है कि काम चटका आज नक्शे से गायब हो जाता, चाहे वो इसी का स्थान हो। क्लियर? तो इस जगह पर जाकर के ये बॉम्ब फटा है, दैट इज ऑन काम चटका पेनिनसुला। ये कहां पर है? तो ये आपका, ये जो सामने आपकी तरफ पैसिफिक ओशन दिख रहा है उसके उत्तर में, जापान के उत्तर में आपको ये दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको लाइव निकलते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से ये मिसाइल निकली है और निकल करके जितनी दूरी पर जाकर गिरी है, इससे आपको पता चल सकता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है दूरी तक टारगेट करने की, वो कितनी ज़बरदस्त है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो असल में इसका जो अभ्यास किया गया है वो दूरी के हिसाब से किया गया है कि ये कितना दूर जाकर के गिर सकती है। ठीक है ना? तो दो बातें क्लियर हो गई। आईसीबीएम दुनिया के और देशों के पास भी है, लेकिन इसकी खास इसलिए है क्योंकि 10 से ज़्यादा वॉर हेड को ये एक साथ ले जा करके गिरा सकती है। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया हो कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। इसका नाम क्या है? सरमत। और ये अपने साथ 200 टन से ज़्यादा के हथियार अपने साथ ले जा सकती है। मज़ेदार बात यह है कि ये अपने साथ में रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को भी चकमा देने की पावर रखती है, यानी उन्हें भी बेवकूफ़ बना सकती है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो।